अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमें डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 11। कल लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स। उसमें हमने हाइपरथायराइडिज्म डिस्कस किया था, हाइपोथायराइडिज्म डिस्कस किया था। आज हमें इस लेक्चर में ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ना है, हैशमितोज डिजीज़ पढ़ना है, एडिसन्स डिजीज़ पढ़ना है, ग्वाइटर पढ़ना है। चलिए देखते हैं पहले ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ को हम कहते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्यों कहा जाता है ये अभी हम देखेंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से? इम्यून सिस्टम से, जो रिजेंबल करते हैं, जो मिमिक करते हैं टीएसएच को। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये हम देखेंगे ये ए ऑटो एंटीबॉडी, ये है ऑटो एंटीबॉडी, ये है टीएसएच मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब इन दोनों को देखेंगे, ये इनका स्ट्रक्चर, इनका अपीयरेंस, इनका साइज वो सेम है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो ऑटो एंटीबॉडीज सेम उसी जैसे टीएसएच मॉलिक्यूल्स के जैसे होते हैं। इनमें ऑटो एंटीबॉडीज सेम टीएसएच मॉलिक्यूल के जैसे होते हैं, तो वो बाइंड होते हैं थायराइड ग्लैंड पर। तो थायराइड ग्लैंड को लगता है कि ये टीएसएच मॉलिक्यूल्स हैं और वो सेक्रेशन कराते हैं T3 T4 हार्मोन्स की, जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन्स की हाइपर सेक्रेशन होती है और इनका इफेक्ट रहता है अराउंड 12 आवर्स तक। और तब तक बॉडी की जो सारी मेटाबॉलिज्म्स हैं, बॉडी का जो सारा मेटाबॉलिज्म है वो डिसरप्ट हो जाता है। ये मोस्टली फाउंड किया जाता है वुमेन्स में और ये रन होता है थ्रू जनरेशंस, यानी कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस इसको फिर देखा जाता है। सिम्टम्स क्या है इसमें? एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है। ठीक है, फाइन ट्रमर्स ऑफ हैंड्स, मतलब इसमें जो इस पेशेंट के जो हैंड्स है वो शेकिंग, वो शेक करने लगते हैं। ठीक है, मतलब इसकी हाथों में थरथराहट होती है। ठीक है, हीट सेंसिटिविटी, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होगी। ठीक है, मॉइस्ट स्किन, वेट लॉस, फैटिग, enlargement ऑफ थायराइड ग्लैंड, चेंज ऑफ menstrual साइकिल, frequent बाउल मोमेंट, बल्जिंग आइज, इसकी आइज जो है वो ऐसे दिखेंगी जैसे ये अभी नींद से उठा हुआ है। स्लीप डिस्टर्बेंस, इसको नींद नहीं आएगी ज़्यादा। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, इसमें टैकीकार्डिया देखा जाएगा। ठीक है, डायग्नोज कैसे किया जाएगा इस डिजीज़ को? मैंने कल भी बताया था, रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट जो है ये कैसे किया जाता है, ये कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, रेडियो आयोडीन अपटेक टेस्ट, इसमें दो आइसोटोप्स लिए जाते हैं आयोडीन के, आयोडीन 125, आयोडीन 131, और इसको पेशेंट को दिया जाता है ऑरली, ऑरली थ्रू कैप्सूल्स, कैप्सूल्स या लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में या कैप्सूल्स के ज़रिए से ये ऑरली दिया जाता है पेशेंट को। और जब ये ब्लड में पहुंचता है, थायराइड ग्लैंड इनका अपटेक करता है और थायराइड ग्लैंड को मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, कि ये कितना आयोडीन अपटेक कर रहा है। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा आयोडीन अपटेक कर रहा होगा तो डायग्नोज किया जाएगा इसको हाइपर थायराइडिज्म है। टीएसएच टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, टीएसएच की लेवल्स चेक किए जाएंगे ब्लड में। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट एंटी थायराइडल ड्रग्स, मतलब T3 और T4 हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा सेक्रेशन हो रही है तो उनको रोकने के लिए एंटी थायराइडल ड्रग्स दिए जाएंगे। बीटा ब्लॉकर्स, ताकि हार्ट रेट को मैनेज किया जाए, एंजाइटी को कंट्रोल किया जाए। रेडियो आयोडीन थेरेपी दी जाएगी। थायराइड ग्लैंड की सर्जरी, अगर T3 T4 हार्मोन्स की इतनी सेक्रेशन हो रही है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहे तो थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव किया जाएगा बॉडी से। ठीक है, हैशमितोज डिजीज, हैशमितोज डिजीज इसका अपोजिट है। ठीक है, हैशमितोज डिजीज में क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है, इसको लगता है कि थायराइड ग्लैंड जो है ये एक फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है। ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं और एंटीबॉडीज थायराइड ग्लैंड जो है इसकी डिस्ट्रक्शन कराता है। ठीक है,
थायराइड ग्लैंड को ही तबाह किया जाता है यहाँ पर। जब थायराइड ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होती है, जब थायराइड ग्लैंड को तबाह किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगी, T3 T4 हार्मोन्स नहीं निकलेंगे, तो हाइपोथायराइडिज्म क्रिएट होगा। तो बॉडी में उतने हार्मोन्स नहीं बनेंगे जितने बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो इस हैशमिटोज डिजीज के और भी नाम्स हैं, जैसे क्रोनिक ऑटो इम्यून थायराइडाइड्स, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइड्स या हैशमिटोज थायराइडाइड्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे इसमें, फैटिक, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन, डिप्रेशंस, इंक्रीज स्लीपीनेस, मसल वीकनेस, टेंडरनेस, टैफीनेस, इरेगुलर और एक्सेसिव पीरियड, स्वेलिंग इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी, थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा, पफी फेस, ब्रिटल नेल्स, मतलब इसमें जो नेल्स हैं वो इजीली टूट जाएंगे, लॉस, हेयर लॉस है, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ टंग, मतलब इसकी जो ज़बान है, इसकी जो टंग है वो बड़ी होंगी इसमें, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसके कॉज क्या होंगे, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे रेडिएशन है, स्ट्रेस है, इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें और एक कॉज हो सकता है, जैसे एक ऑटो इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है ये एंटीबॉडीज बनाएंगे किसके खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ या वायरस के खिलाफ जो बॉडी में आया होगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर या वायरस का स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा एज दैट ऑफ थायराइड सेल्स या थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया पर भी अटैक करेगा या वायरस अगर होगा तो उस पर अटैक करेगा, उसके साथ साथ वो थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड को ही तबाह किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे रिस्क फैक्टर्स पर। अगर अगर ये वुमेन होगी, ठीक है, अगर वुमेन होगी उसमें ज़्यादा चांसेस है इस डिजीज़ को होने की। एज, मतलब अगर मिडिल एज होगी तो उस तो उस एज में भी ज़्यादा चांसेस है इस डिज़ीज़ को लगने की, ठीक है। और अदर ऑटो इम्यून डिजीज, अगर किसी पर्सन में कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे रोमेटाइड आर्थराइटिस हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ है, लूप्स हैं, अगर ये डिजीज़ प्रेजेंट है किसी पर्सन में तो उसको तो उसके चांसेस हैं कि उसको ये डिजीज़ भी लग सकती हैं, ठीक है। जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री, रेडिएशन एक्सपोजर, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर अगर इम्यून सिस्टम जो है वो जो है, अगर इम्यून सिस्टम जो है उसमें चेंज आ जाएगी, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है वो उसकी रेगुलेशन जो है वो इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन जो है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। तो हैशमिटोज डिसऑर्डर हो सकता है, हैशमिटोज डिजीज हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाएंगे, ग्वाइटर, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जो हमें अभी पढ़ना है, हार्ट प्रॉब्लम्स, पुअर हार्ट रेट, पुअर हार्ट फंक्शन, ठीक है। इट लीड्स टू द इंक्रीज लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े होंगे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम कहते हैं, अगर इसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल भी, बैड कोलेस्ट्रॉल भी, ठीक है। अगर ये ब्लड में इसकी लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है। और ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है, किससे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बढ़ जाने से, ठीक है। हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, रिप्रोडक्टिव डिस्टर्बेंस, पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स, ठीक है। मिक्सिडीमिया कोमा जिसको कहा जाता है, ये क्या होता है, मतलब अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म जो है, ठीक है, जो कंडीशंस फ्रॉम, अगर हाइपोथायराइड यानी कि हाशमितोज डिजीज़ को अनट्रीटेड रखेंगे, हाइपोथायराइडिज्म को अनट्रीटेड रखेंगे, उसका इलाज नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से मिक्सिडीमिया कोमा हो सकता है, मतलब जो है पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है। डायग्नोज कैसे किया जाएगा, एलाइजा, इसको एलाइजा के ज़रिए से डायग्नोज किया जाएगा। एलाइजा
अगर आपको पता होगा एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, ठीक है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें देखा जाता है, प्रोटीन्स को चेक किया जाता है, प्रोटीन्स को चेक किया जाता है, एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है, या एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है, ठीक है, एंटीजेंस को चेक किया जाता है। TSH लेवल्स देखे जाएंगे ब्लड में, T3 T4 हार्मोन की लेवल्स देखी जाएंगे ब्लड में, थायरॉयड। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है इसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाएगी। मतलब इसमें T3 T4 हार्मोन की सेक्रेशन नहीं हो रही है, तो इसको यहीं से सिंथेटिकली T3 T4 हार्मोन्स यानी कि थायराइड हार्मोन्स दिए जाएंगे। एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज आप याद रखोगे, एडिसन्स डिजीज आप याद रखोगे। एडी मतलब एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, ठीक है, इसको याद रखोगे। एडी मतलब एड्रिनल ग्लैंड, एडिसन्स डिजीज एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है। ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा हार्मोन्स, ठीक है, या हार्मोन लेवल्स जो है वो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन जो है एड्रिनल ग्लैंड से वो कम निकलेगा या प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। यूजुअली एड्रिनल कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रिनल के दो पार्ट्स हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला, ठीक है। ये यूजुअली एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेक्रीशन जो है वो कम हो जाती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेक्रीशन जो है वो नहीं होती है इस डिजीज में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो है उसकी सेक्रेशंस क्या क्या है, एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल है, सैकस्टेरॉइड्स हैं। मेडुला की सेक्रेशन क्या है, कैटाकॉल एमाइंस है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, कॉजेस पोटेशियम एक्सक्रीशन, ठीक है, मेंटेन्स बीपी। कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज को बनाना कहाँ से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, लाइक एमाइनो एसिड्स, ठीक है, एमाइनो एसिड से, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। इसके बाद ये इम्यून डिप्रेस करेगा, ठीक है, इम्यून रेस्पॉन्स को डिप्रेस करेगा, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, अगर बॉडी में कहीं पर इन्फ्लेमेशन है तो उसको डिक्रीज करेगा। इटियोलॉजी मतलब कॉज, ऑटो इम्यून एड्रेनालाइट्स मतलब अगर इम्यून सिस्टम जो है, अगर इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज बना रहा है किसके खिलाफ, एड्रीनल ग्लैंड के खिलाफ, एड्रीनल ग्लैंड के खिलाफ, तो इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज बना रहा है एड्रीनल ग्लैंड के खिलाफ जो इसको तबाह कर रहे हैं, जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो हार्मोन्स है वो नहीं निकलेंगे एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है। इन्फेक्शन लाइक टीबी इसका कॉज हो सकता है। एड्रीनल इन्फ्रैक्शन मतलब इसका मतलब है जो एड्रीनल ग्लैंड जो है वहाँ पर जो भी ब्लड सप्लाई आ रही है थ्रू वेन्स वो ब्लॉक हैं, उसको कहते हैं एड्रिनल इन्फ्रैक्शन, ठीक है। ड्रग्स लाइक माइटोटीन कीटाकोनिजोल भी इसका कॉज हो सकता है। ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है, माइटोटीन या कीटाकोनिजोल जो है ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। ये भी कॉर्टिसोल जो है
एडिसन्स डिजीज का कॉज हो सकता है। मेटास्टेसिस फ्रॉम लंग्स और स्टमक। मेटास्टेसिस मतलब अगर लंग्स या स्टमक में कैंसर है और वो फैलता जा रहा है कहाँ तक, एड्रिनल ग्लैंड तक, तो वो एडिसन्स डिजीज क्रिएट कर सकता है। ट्रॉमा, ईदर ब्लंट और शार्प, ठीक है। ट्रॉमा मतलब अगर चोट लग गई हो किडनी में, एड्रिनल ग्लैंड डैमेज हो गया हो, ठीक है, ठीक है। एड्रिनल हिमरेज मतलब एड्रिनल ग्लैंड फट गया हो, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। स्टोरेज डिसऑर्डर्स, ठीक है। सर्जी का रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड को सर्जरी से ही रिमूव किया जाए तो वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड की हार्मोनल सेक्रेशन नहीं हो जाएगी, उससे भी एडिसन्स डिजीज हो सकती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या आ जाएंगे अगर कॉर्टिसोल डिफिशिएंसी है? फैटिग, एनोरेक्सिया मैंने जब हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर्स पढ़ाए थे वहाँ मैंने एनोरेक्सिया बताया, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। वेट लॉस, मसल वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन, इसकी स्किन पर पिगमेंट्स आ जाएंगे, इसकी स्किन पर जो है हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन डिफिशिएंसी मतलब अगर एल्डोस्टेरॉन हार्मोन डिफिशिएंट हो जाएगा एडिसन्स डिजीज में तो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब अगर एक पेशेंट है वो नीचे बैठ गया है, ठीक है, अगर एक पेशेंट है वो नीचे बैठ गया है, ठीक है, जब वो ऊपर उठेगा, ठीक है, जब वो ऊपर उठेगा ना, खड़ा हो जाएगा अपनी टांगों पर, ठीक है, तो उसका जो बीपी लेवल्स हैं वो एब्रप्टली डाउन हो जाएंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्रीविंग फॉर सॉल्टी फूड्स, ये मतलब सॉल्टी फूड्स को ढूंढता रह जाएगा, ठीक है, सॉल्टी फूड्स की तरफ माइल जाएगा, ठीक है। सॉल्टी फूड्स खाना जो है पसंद करेगा क्योंकि इसके बॉडी में जो है ये डिहाइड्रेटेड हैं, इसकी बॉडी में वाटर लेवल्स बहुत कम है, तो ये सॉल्टी फूड्स को खाने की चाहत रखेगा कि सॉल्टी फूड्स मेरे बॉडी को चाहिए, ठीक है। सेक्स स्टेरॉयड डिफिशिएंसी, अगर सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स की डिफिशिएंसी हो, लॉस ऑफ लिबिडो, ठीक है, बोथ सेक्स, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, उसमें सेक्चुअल जो डिज़ायर्स है वो नहीं रहेंगे, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एडिसन्स डिजीज की ट्रीटमेंट पर। एडिसन्स डिजीज में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? कॉर्टिसोल के बदले दिया जाता है प्रेडनिसोलोन, ये एक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, लाइफ लॉन्ग होती है। कॉर्टिसोल के बदले में प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, एल्डोस्टेरॉन के बदले में फ्लूड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है और हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है। एडिसन्स क्राइसिस मतलब एडिसन्स डिजीज को बहुत टाइम तक अनट्रीटेड रखा जाए तो वहाँ पर क्रिएट होगा एडिसन्स क्राइसिस। एडिसन्स क्राइसिस में क्या होगा, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें लो बीपी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है और पोटेशियम लेवल्स की जो है लेवल्स हैं हाई हो जाती है बॉडी में, ठीक है। इमरजेंसी मैनेजमेंट, इस पेशेंट को क्या दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इमीडिएटली। ग्वाइटर क्या होता है? ग्वाइटर मतलब इरेगुलर ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो इरेगुलर, उसका जो ग्रोथ होगा वो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमने परसों भी पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड जो है एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, ठीक है, सॉरी, जो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है? प्रेजेंट ये होता है बिलो द एडम्स एप्पल, अबो द विंड पाइप, ठीक है। तो जो ये ग्वाइटर हैं, ग्वाइटर के दौरान थायराइड के फंक्शंस पर, थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शंस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, T3 T4 हार्मोन्स बराबर सिक्रीट होंगे, मगर इसमें जो है थायराइड ग्लैंड की जो साइज है उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारी बायोलॉजिकल डिसफंक्शंस क्रिएट हो जाएंगे बॉडी में। अगर हाइपोथायराइडिज्म
होगा। अगर अंडर एक्टिव थायराइड, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स आ जाएंगे, फैटिग है, इंक्रीज सेंसिटिविटी कोल्ड, इसको बहुत ठंड लग जाएगी, इंक्रीज स्लीपीनेस, ठीक है, इसको नींद बहुत आ जाएगी, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, मेमोरी वीकनेस, ठीक है। ओवर एक्टिव थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, वेट लॉस है, रैपिड हार्ट बीट है, टैकीकार्डिया, इंक्रीज सेंसिटिविटी, ट्रिमर्स है, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स इरेगुलेशन हो जाएगी, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा, बीपी जो है उसका हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ओब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट, ठीक है, ओब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट। ओब्स्ट्रक्टिव गॉइटर का मतलब हो गया जो थायराइड ग्लैंड जो है इसका साइज जो है वो इतना बढ़ जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा कि ये ब्लॉक करेगा किसको, ये ओब्स्ट्रक्ट करेगा, ये रुकावट बन जाएगा, ये ब्लॉक करेगा किसको, विंड पाइप को, मतलब विंड पाइप को सप्रेस करेगा, ठीक है। इससे असर पड़ जाएगा किसको, वॉइस बॉक्स को, वॉइस बॉक्स जो है, लैरिंक्स जो है उस पर असर पड़ जाएगा, और असर पड़ जाएगा ईसोफेगस पर, ईसोफेगस पर भी असर पड़ जाएगा। जब विंड पाइप पर असर पड़ जाएगा तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, जब वॉइस बॉक्स पर असर पड़ जाएगा तो उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस वॉइस आ जाएगी, ईसोफेगस पर असर पड़ जाएगा तो स्वॉल्विंग यानी कि फूड स्वॉल्विंग में डिफिकल्टी आ जाएगी, स्नोरिंग हो जाएगी। स्नोरिंग मतलब ये रात को जब नींद में होगा तो ये गिराटे देगा, ठीक है। कॉजेस क्या होगा, कॉजेस क्या होंगे इसके, पहले तो मेन कॉज है आयोडीन डिफिशिएंसी, ठीक है, आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, हैशमिटोज डिजीज भी हो सकता है, ग्रेवीज डिजीज भी कॉज हो सकता है, थायराइड नोड्यूल्स मतलब ये थायराइड ग्लैंड जो है इसमें नोड्यूल्स ग्रो करेंगे, ठीक है। नोड्यूल्स मतलब ये नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर ब्लस्टर्स निकलेंगे, ठीक है, ब्लस्टर्स निकलेंगे, लंप्स आ जाएंगे, ठीक है। उस पर्सन को, उसको हम कहेंगे थायराइड नोड्यूल्स, ठीक है। उसकी वजह से भी गॉइटर आ सकता है, गॉइटर जो है वो क्रिएट हो सकता है। थायराइड कैंसर यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो तो उसकी वजह से भी गॉइटर हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है, HCG जो है, जो रिलीज होता है प्लेसेंटा से, उसकी सेक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को हाइपर एक्टिवेट किया जाएगा तो उससे भी गॉइटर क्रिएट हो सकता है। लेक डाइटरी आयोडीन, ठीक है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, लेक डाइटरी आयोडीन, बीइंग फीमेल, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज, एज अबव 40, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है। मेडिकेशन, अगर कोई मेडिकेशन साइकेट्रिक ड्रग्स खाता है, लिथियम जो है, या रेडियो एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर किसी को हो गया हो तो उससे उसको भी हो सकता है गॉइटर, ठीक है। तो डायग्नोज कैसे किया जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट से, इम्यून ऑटो इम्यून टेस्ट किया जाएगा, USG अल्ट्रासोनोग्राफी इसको की जाएगी ताकि थायराइड नोड्यूल्स को डिटेक्ट किया जाएगा, थायराइड ग्लैंड की शेप स्ट्रक्चर देखा जाएगा, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। बायोप्सी, बायोप्सी में क्या किया जाता है, बायोप्सी में टिश्यू सैंपल लिया जाता है, टिश्यू सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड का टिश्यू सैंपल लिया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसको डिटेक्ट किया जाएगा कि कैंसर सेल मत हैं इसमें। FNAC मतलब फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में क्या किया जाता है, ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें फाइन नीडल ली जाती हैं, ठीक है, उसको इंसर्ट किया जाता है थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड को पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है तो थायराइड ग्लैंड को सुन किया जाता है, उस एरिया को सुन किया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड में इंसर्ट की जाती है नीडल, तो वहाँ से निकाला जाता है सैंपल और सैंपल को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या दिया जाता है,
प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, फ्लूइडोकॉर्टिसोन दिया जाता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि हार्ट रेट को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, एस्पिरिन दिया जाता है, ये एक ड्रग है जो पैन को जो ठीक हो पैन को जो है कम करता है। ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस, अगर इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो क्या किया जाता है, थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव किया जाता है, उसको उस प्रोसेस को हम कहते हैं थायरॉइडेक्टोमी। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर, आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।